अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता कितनी जल्दी गुजर जाता है। इकोनोवाइज के नए एपिसोड में आपका स्वागत। हमेशा की तरह बगैर टाइम ज़ाया किए हुए सीधा ही सवाल, अली मैं अब ऑडी कैसे ख़रीदूंगा। मतलब मैं अब जब अस्करी टावर्स में जाके कहूँगा कि मुझे ऑडी दे दो तो वो कहेंगे कि 2 महीने के लिए नहीं दे सकते हम। अभी गाड़ी में ये नहीं पता कि 2 महीने है या नहीं, हो सकता है आगे भी चला जाए, बट अभी फिलहाल 2 महीने के लिए तो है ऐसे कि फिलहाल अभी जो गाड़ी खड़ी स्टॉक में, अगर आप जाके, आप अमीर आदमी हैं, आप जाके खरीद सकते हैं। जो महंगी हो गई होगी आपके लिए मसला नहीं है, तो आप लेकिन जाके उठा लें इससे पहले कि स्टॉक ख़त्म हो जाए, क्योंकि नया स्टॉक आने में मसला होगा। बिल्कुल ठीक है। और अब जो 2 महीने मज़ीद इम्पोर्ट नहीं होगा तो क्या आपके ख्याल में ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यहाँ पे सामान ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे छापा मार के देखा नहीं जाएगा कि किसी और रास्ते से आ तो नहीं गया? अच्छा, इवेंचुअली ना अगर इसको बहुत ज़्यादा देर तक चलाने की कोशिश करेंगे तो और रास्ते से आ तो जाएगा। और सरकार जिस तरह की हमारी है, मतलब अगर किसी का ख्याल है कि वो इसको रोक लेगा तो नहीं। शॉर्ट टर्म मैयर के तौर पे तो चलें ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। और वैसे ये आइडिया कैसा है? आइडिया देखिए, इस वक्त सिचुएशन जो है उसमें ज़ाहिर सी बात है फॉरेक्स एक बड़ा सीरियस कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। मेरा एक और भी ख्याल है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली ये डिसीजन जो लिया है वो इसलिए लिया है कि ताकि फॉरेक्स की सिचुएशन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करे, ताकि उसकी जो IMF के साथ निगोसिएशन है उसमें वो जो टाइम वाली तलवार उसके सर पे है उस पर उसको थोड़ा सा लेवरेज मिल सके कि मतलब वो इतनी अर्जेंसी नहीं है हमारा इम्पोर्ट बिल अभी कुछ और अरसे के लिए है, तो आप हमारे बेसिकली गर्दन पे हाथ रख के फ़ौरन इसको इम्पोज ना करें, आप हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसे होंगी। दूसरा ऑफ कोर्स इसकी ज़रूरत इस वजह से भी है बिकॉज आपका एनर्जी बिल जो है वो 33 से 50% आपके टोटल इम्पोर्ट बिल का होता है, तो वो एनर्जी प्राइसेस क्योंकि ज़्यादा हैं तो इसलिए अब ये फैलता जा रहा है, तो वो एक इशू है और बड़ा मेजर इशू है। और इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने की किसी ने कोशिश ही नहीं की आज तक। मतलब एक हद तक निकाला भी नहीं जा सकता। फॉर इंस्टेंस जाहिर सी बात है आप पेट्रोल को तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट जो जहाँ कहीं निकाला भी जा सकता था वहाँ पे भी नहीं निकाला गया। ना एनर्जी मिक्स के ऊपर को फोकस हुआ कभी भी, स्पेशली पिछले 12-13 साल में बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इस पर फोकस किया जाता। ना ही रिन्यूएबल्स के ऊपर को फोकस किया गया है। एक वो कार पॉलिसी आई थी 2016 की PMLN की, PTI ने उसके ऊपर फिर ई कार पॉलिसी दी थी, दोनों ही उसके बाद ठंडे पड़ गए थे। ई कार का मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक भी कोई रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म भी इवन डिफ़ाइन हो सका है। को 3-3.5 साल हो गए हैं इसको, वो गाड़ियाँ फिरती हैं लेकिन उनके ऊपर अभी तक नंबर प्लेट लगाने का सिस्टम भी डिज़ाइन नहीं हो सका। तो ये चीज़ों के साथ तो मामलात हल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है, ये सस्टेनेबल तो नहीं है। अच्छा, ये सारा कुछ जो हो रहा है एक तो वैसे ही पट्टा बैठा हुआ है, दूसरा वो फ्यूल भी हम महंगा नहीं करके दे रहे, तो अब क्या ख्याल है कि यकीन आ गया सबको कि किसी के पास और कोई चारा नहीं है और यही सरकार है जो अब चलानी पड़नी है, तो ये कॉन्फिडेंस अब सबको आ गया? और अब अच्छा, पता है मेरा ख्याल क्या है? मेरा ख्याल ये है कि इस सरकार के अलावा सबको यकीन है कि यही सरकार है जिसको चलाना पड़ता है। और सरकार में जो कन्फ्यूजन है ना सारी की सारी, वो है सिर्फ और सिर्फ PMLN के लेवल पे। और PMLN के लेवल पे बात बड़ी सीधी सी है कि जो नवाज़ कैंप है या मरीम नवाज़ कैंप है वो एग्जैक्टली वही बयानिया लेके चल रहा है जो इमरान खान ले। मतलब मेरे लिए तो इस वक्त डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है कि ये बात इमरान खान कर रहा है या मरीम नवाज़ कर रही है। दोनों कह रहे हैं जी अगर मसले हल नहीं, मतलब इमरान खान कहता है हुकूमत से मसले हल नहीं हो रहे, मरीम नवाज़ कहती है कि मसले हल नहीं हो रहे इसलिए हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए। मतलब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही, अगर अपनी गवर्नमेंट है कोट अन कोट, तो चार्जशीट मरीम नवाज़ ही कर रही है। तो दूसरा फिर बाकी जो है PMLN के को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हुकूमत में रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती। इवन बल्कि इनफैक्ट इस कन्फ्यूजन से तो बहुत बेहतर है कि PMLN की पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी भी है, सेंटर की भी है। अगर तो शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि वो और मरीम नवाज शरीफ एक पेज पे हैं तो गवर्नमेंट छोड़ दें, फिर उसके बाद इलेक्शन में चले जाएँ। और अगर वो एक पेज पे नहीं है तो डिसाइसिवली कहें। फिर मरीम नवाज़ को भी चेक कर लेना चाहिए कि पंजाब में या फेडरल गवर्नमेंट में उनके कितने लेजिस्लेचर के जो बेसिकली उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर हैं उनके साथ हैं। 4 वोटों की गवर्नमेंट है वहाँ पे। पंजाब में तो वैसे ही अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगर वो मरीम वाले ही 5, 10, 20, 25 जितने भी हैं वो रिज़ाइन कर देंगे तो बस वहीं पे काम ख़त्म हो जाएगा, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसका अब और क्या सोल्यूशन है? तो हिम्मत करें, फिर ख़त्म कर दें, ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें आप। इस कन्फ्यूजन का कौम को भी नुकसान हो रहा है,
इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, और इनवेरिएबली सीधी सी बात है आप अंडरमाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जिसको उस गवर्नमेंट के अलावा, मतलब उस गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स के अलावा PMLN के अंदर के हर एक चलाना चाहता है 1.5 साल, और पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हम तो 5.8 पे ग्रो कर रहे थे जिस वक्त आपने हमारी हुकूमत हटा दी, तो वो उनको कैसे समझाया जाए कि श्रीलंका भी शायद 7.2 पे कर रहा था जिस साल कोलैप्स हुआ? अच्छा, वो ना एक्चुअली इशू पता है क्या है, इशू वो है कि श्रीलंका के इश्यूज़ तो हमसे कुछ थोड़े से फ़र्क हैं, ठीक है। हमारे इश्यूज़ जो है ना वो बड़े सीधे सीधे से हैं, हमारा ग्रोथ रेट इशू नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जो हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसमें जब ग्रोथ एक सर्टन लेवल से ऊपर जा रही है, जब तक आपने वो फंडामेंटल्स को एड्रेस नहीं किया तो आप एक्चुअली ज़्यादती कर रहे हैं। यही हरकत इसहाक डार ने भी की थी, यही हरकत इमरान खान की हुकूमत में भी आखिरी एक आधे साल में की। मतलब पिछले साल तो एक्चुअली इशू ये था क्योंकि कोरोना की वजह से इकॉनमी वैसे ही बहुत ज़्यादा पिछले साल में ग्रो नहीं की थी, तो जो ग्रोथ थी वो एक्चुअली अच्छी रिफ्लेक्शन थी। मतलब वो बेसिकली क्योंकि जो डिनोमिनेटर या बेस थी वो कम थी, तो ग्रोथ रेट ज़्यादा ही होना था, ज़ाहिर सी बात है, बिकॉज वो कोरोना वाली एक्टिविटी दोबारा ख़त्म हुई थी तो वो रिज्यूम हुई थी। लेकिन इस साल की ग्रोथ जो थी वो सारी की सारी कंजम्पशन लेड है, इंपोर्ट लेड है। आपने 1.8 बिलियन डॉलर के सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए थे। आपने गाड़ियों की जो इंपोर्ट बिल था वो इंपोर्टेड गाड़ियों की रेल पेल थी यहाँ पे। फिर आपने सीधी सी बात है, आपने जो ये मतलब वो आपने एक हमारे सरों पे वो रज़ा बाकर साहब लाए हुए थे, वो जो डॉलर इनफ्लो कोई आ भी रहा था वो भी बेसिकली डिपॉजिट्स की फॉर्म में था। रेमिटेंसेस अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के पहले 2.5 साल में तो एक्चुअली बड़ा सीरियस मसला था। फिर उसके बाद जब ये कोरोना आया और ये हुंडी शुंडी की एक्टिविटी थोड़ी सी रुकनी शुरू हुई तो फिर लीगल चैनल से पैसे थोड़े से ज़्यादा आने शुरू हो गए। इवेंचुअली वो 31 बिलियन डॉलर तक भी रेमिटेंस पहुंची है इस साल। बट मोस्टली जो ग्रोथ है आपकी वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, एक्सपोर्ट फोकस से, मतलब PMLN की निस्बत तो बेहतर था लेकिन को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब आखिर में जो वो एक एक्सप्लोसिव लगा के चले गए हैं, वो पेट्रोल प्राइस और बिजली की कीमत वाला, वो शहबाज शरीफ साहब हिम्मत नहीं कर सक रहे हैं उसके बाद कि उसको भी टैकल किया जाए। तो हाँ, ग्रोथ की हद तक ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ग्रोथ अचीव कर ली थी, बट करंट अकाउंट, ट्रेड डेफिसिट, वो सारे के सारे मसले एग्जैक्टली वैसे ही थे या शायद कुछ केसेस में मज़ीद बिगड़ गए कंपेयर टू जो इमरान खान साहब ने इकॉनमी इनहेरिट की थी। और उसकी बड़ी सीधी सी वजह ये है कि हमारा वो जो हमने पहले भी बात की थी कि कोई 5-6 बिलियन डॉलर एक ज़माने में हमें एड की फॉर्म में आता था उस वक्त के GDP के हिसाब से, उसको जब तक आप उसका को हल नहीं निकालेंगे या ख़र्चे कम करेंगे सरकार के या कोई अपनी आमदनी के, और बेसिकली आमदनी भी डॉलरों की आमदनी के ज़रिए बढ़ाएंगे, तब तक ये मसला हल होने वाला है नहीं। अच्छा, ये भी अफवाहें उड़ती हैं आजकल के जी वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाएगी 2 साल के लिए, मतलब ये हो सकता है अगर वो आ जाते हैं तो क्या वो निगोशिएट उनके पास है ये इख्तियार कि वो IMF वगैरह से? अच्छा, मुझे ये बताएं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इस मुल्क में आई कब नहीं है? ठीक है, अयूब खान साहब जो थे वो शुएब साहब को ले आए वर्ल्ड बैंक से, उसके बाद महबूबुल हक साहब आ गए यहाँ पर, उसके बाद हमारे सरों पे वो शायद जावेद बरकी साहब और मुइन कुरैशी साहब रहते थे। उनकी जब उम्र ज़्यादा हुई तो हमारे सरों पे शौकत अजीज़ साहब आ गए, शौकत अजीज़ साहब गए तो साथ ही हफीज़ शेख साहब भी आए थे। अब हफीज़ शेख साहब भी आ जाते हैं कभी कभी चलते फिरते घूमते हुए, और ये बेसिकली सब के सब लोग हैं जो IMF वर्ल्ड बैंक से आते हैं। अच्छा, एक्चुअली फैक्चुअली आपको एक चीज़ बताऊँ तो IMF वर्ल्ड बैंक के अंदर जो निकम्मे इकोनॉमिस्ट होते हैं अमरीकी इकॉनमी में वो जाते हैं, जो बेसिकली स्किल्ड लोग होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह उठा चुके होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे कि IMF का प्रोग्राम दुनिया के बहुत कम आपको मिसालें मिलेंगी जहां IMF के प्रोग्राम ने किसी मुल्क की मईशत को अच्छा किया। अभी रज़ा बाकर साहब आ गए थे इमरान खान साहब के दौर में, ये भी टेक्नोक्रेट ही थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी बेसिकली किया ये है कि 6-7% के ऊपर एक डिपॉजिट फंसा गए हैं, ठीक है, जो एक्चुअली फ्लूइड है, उसकी को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ ना स्टेट बैंक ने फोकस किया था ना गवर्नमेंट ने फोकस किया है। ठीक है जी, अब वो अल्लाह करे कि वो खड़ा रहे, गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करे कि लोगों को ज़्यादा इनकरेज किया जाए, जो मतलब एक्चुअली इन्होंने पहले जब शुरू में आए थे तो ये किया था, बट इन ऑल फेयरनेस ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है।
तो ये टेक्नोक्रेट भी आगे क्या करेंगे, टेक्नोक्रेट भी आगे वही मतलब कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। हफीज़ शेख साहब 1.5 साल रहे, उनको इमरान खान साहब ने कि उनके हालात ये हो गए थे कि इमरान खान साहब के अपने MNA उनको वोट देने को तैयार नहीं थे। इमरान जब वो गए तो इमरान खान साहब ने उनको निकाला इस चीज़ के ऊपर कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। शौकत तरीन साहब को ले, शौकत तरीन साहब टेक्नोक्रेट भी हैं, पार्ट पॉलिटिशियन भी हैं, लोकल सिचुएशन को बेहतर समझते हैं। बट फिर शौकत तरीन साहब के साथ हुआ ये कि उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो बगैर फंडामेंटल्स के ग्रोथ करें। इन ऑल फेयरनेस टू हिम, शौकत तरीन साहब ने भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ज़ाहिर सी बात है मतलब वो मतलब स्लगिश थी, बट वो 2 चीज़ें बिल्कुल ठीक करना चाह रहे थे जो उनको नहीं करने दी गई। एक वो फंडामेंटली FBR को रिफॉर्म करना चाह रहे थे जो उनको नहीं करने, मतलब जो बेसिकली पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सका ना कर सकेगा। और दूसरी चीज़ वो ये करना चाह रहे थे कि वो बेसिकली इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, जो इंडस्ट्री लगी हुई है ये अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर इसके लिए किसी किस्म के बेनिफिट्स या कोई सब्सिडीज़ या प्रोटेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। मिफ्ता साहब भी जब आए हैं, मिफ्ता साहब ने भी बातें इसी तरह की हैं, लेकिन अभी तक इस गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उसमें ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही है। ये बल्कि इनफैक्ट एक और ही रेडिकल स्टेप पे चले गए हैं जिसकी वजह शायद वो नहीं बल्कि मतलब फॉरेक्स सिचुएशन है, वो इम्पोर्ट बैन है। वो प्लान कहाँ है जिसके ऊपर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, और वो टेक्नोक्रेट वो प्लान कैसे लेके आएंगे जिनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का आइडिया भी नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ साहब आप जो मर्ज़ी कर लें, शहबाज शरीफ साहब कोई उनका 50-60 साल का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस ही है इस मुल्क में, ठीक है। अगर वो नहीं कर सक रहे हैं तो एक बाबू वाशिंगटन से जिसने IMF में काम किया, जिसने इवन मतलब वो जिसको कहते हैं ना किसी वो हाई अर्निंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट एक्विटी जॉब में भी काम नहीं किया हुआ, जो बेसिकली IMF का बेसिकली तनख्वाहदार ट्रैक मुलाजिम रहा, वो वैसे ही है बेसिकली जिस तरह यहाँ बाबू लोग होते हैं। तो वो आगे यहाँ पर क्या कर लेंगे, मतलब वो कौन सी बारिश बरसा लेंगे, कौन सा मींह पा लेंगे। मतलब जब अयूब खान साहब शुएब साहब को लेके आए थे, वहाँ से लेके रज़ा बाकर साहब तक ये एक कॉन्टिन्यूस फेलियर है। तो इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, मतलब वो जो होते हैं लोग जिनको मतलब वो एक्चुअली ना ये जो टेक्नोक्रेट है ना ये उनको बहुत पसंद है जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि उनकी समझ तो माफ़ी के साथ सतही होती है, तो जो ज़रा अंग्रेज़ी बोल लेता है, अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे लेता है, उससे वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। बिल्कुल। और उनका ख्याल होता है कि ये हमारा मसला हल कर देगा। आखिरी सवाल ये है कि हमारे ख़ास तौर पे जो लिबरल दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी इंडिया के साथ तिजारत खोलना बहुत ज़रूरी है कुछ भी बेहतरी के लिए इकनॉमिक। तो वैसे तो खैर मतलब मुझे ज़ाती तौर पे तो इसमें कोई भी मसला नहीं है इंडिया के साथ तिजारत खोलने में, सिवाय इसके कि वो शिप भी सेल नहीं कर चुकी है। एज इन वो पुराना टाइम नहीं था जहाँ पे हमने खोल ली होती तो आज हम फ़ायदा उसका कर रहे हैं। अब हमारे पास देने के लिए गमों के अलावा क्या है? अच्छा, मेरा ख्याल पता है क्या है, मेरा ख्याल ये है कि टाइम अगर ये नहीं हो सका तो किसी वजह से नहीं हो सका, मतलब और ये सिर्फ लिबरल लोग नहीं कहते हैं, मतलब मियां मंशा साहब जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं जो बाय ऑल मीन्स वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन है। लेकिन फ्रैंकली अगर ये नहीं हो सका तो उसकी कोई वजह है। मतलब मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि वो 50 साल 100 साल के लिए भूल जाए कि दुनिया में इंडिया एग्जिस्ट भी करता है। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक, आपका वेस्ट पूरा पड़ा है, आप आज तक उसके साथ तिजारत नहीं खोल सके। आपके कोई एक चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है डायरेक्ट जहाँ से आप सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर सकें। ईरान के अंदर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी उसके बाद से आप आज तक वो बेसिकली टर्की और यूरोप के साथ कोई कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं कर सके। GCC आपके नीचे है, वहाँ पर आप इनफैक्ट बल्कि ये दुख की बात है, अफसोस की बात है कि UAE जो था ये इफ़ेक्टिवली पाकिस्तानियों ने बनाया था, आप उन मार्केट्स को कैपिटलाइज नहीं कर सक रहे हैं। इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, और इंडिया की आपको फैसिनेशन है कि पता नहीं जिस दिन इंडिया खुल जाएगा, चाइना आपके ऊपर है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, आपके उसके साथ रोड लिंकेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, आपके उसके साथ ताल्लुकात भी मिसाली हैं, कोई मसला भी नहीं है बीच में। आप आज तक चाइना के साथ अपनी ट्रेड को फ्लरिश नहीं कर सके, और चाइना के साथ एक्चुअली आपका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो बड़ा उससे ज़्यादा फेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना ने आज तक शायद किसी के साथ नहीं किया जो आपके साथ एग्जिस्ट करता है। आप उसको कैपिटलाइज, इंडिया के साथ आप क्या कर लेंगे? ये बेसिकली ना एक वो है कि अगर ये हो जाए ना, बाकी तो सब ठीक है, ये अगर हो जाए तो हम फिर देखो कि क्या करेंगे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के केस में बात बड़ी सीधी सी है,
एक हिस्टोरिकल बैगेज एग्जिस्ट करता है, ठीक। दोनों मुल्कों में दीदा नादीदा बेशुमार वेस्टेड इंटरेस्ट, इसमें सिर्फ फ़ौजें शामिल नहीं हैं, बेशुमार वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो ट्रिगर हो जाते हैं जिस वक्त भी आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। और उसकी वजह से जब भी आपने नॉर्मलाइजेशन की कोशिश किया, हालात एक्चुअली मज़ीद ख़राब हुए हैं, ठीक है। तो ये इंडिया के साथ ट्रेड करने, यार आप अफगानिस्तान के साथ, आपने सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कितनी कर ली है, आपने चाइना के साथ ट्रेड कितनी कर ली है, जिसके साथ आज 10 साल पहले आपका FTA की नेगोशिएशन शुरू हुई थी, 6 के 7 साल से आपका FTA एग्जिस्ट करता है। आपने चाइना को कितनी एक्सपोर्ट कर ली है, दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, दूसरी बड़ी एक्चुअली परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। आपने किया क्या है? तो इंडिया के साथ आप कौन सी बारिश बरसा लेंगे? और उससे होगा सिर्फ और सिर्फ क्या कि बेसिकली ये जो है ना, कुछ लोगों की इंटेलेक्चुअल वो ठरक जो होती है, उसमें होता ही ये है कि मामलात मज़ीद बिगड़ जाते हैं। हमारी ऑब्सेशन है एक इंडिया के साथ, शायद उनकी हमारे साथ भी है, ये एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि 50 साल आप भूल जाएं कि दुनिया में इंडिया एग्जिस्ट भी करता है। आप अपने पे फोकस करें, आप बाकी दुनिया पे फोकस करें, आप उसके साथ ट्रेड पे फोकस करें, आप उसके साथ कम्युनिकेशन लिंकेजेस पे फोकस करें। भूलें यार इंडिया, मतलब एक इंडिया अकेला तो नहीं है ना, मतलब या नॉस्टैल्जिया है या ज़िद है या लिबरल होने का तरीका है। इस वजह से आप मतलब एक चीज़ आपने उसको बना लिया हुआ है, मतलब मियाँ मंशा साहब MCB खोल के पता नहीं क्या कर लेंगे वहाँ पे। मतलब निशात यहाँ खाड़ी सफ़ायर से कम्पीट नहीं कर सका तो इंडिया में क्या कर लेगा? तो ये बातें जो है ना, ये मतलब ये जो वो होती हैं कि बीते दिनों की यादें, ये फिल्में चलानी मेरा ख्याल है बंद कर देनी चाहिए। थैंक यू अली आपके टाइम का। और आप, मैंने देखा है कि पैटर्न भी नहीं बन रहे और जैज़ कैश भी नहीं कर रहे और इजी पैसा भी नहीं कर रहे, तो ये तो मुझे बात पसंद नहीं आ रही। तो इस तरह से फिर मैं शो बंद कर देता होता हूँ। तो ये आपने नहीं करना, आपने ये सारी चीज़ें करते रहना है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।